हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी आधारित प्रश्न होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ चारों विकल्पों को, जैसे कि हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, वैसे आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा एक क्लास से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है हमारे तैयार हो सके। तो इसी के साथ आज की क्लास में जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है या फिर शास्त्रीय नृत्य है, कुछ भी आप लोग कह लीजिए। तो आपको बताना है कि किस राज्य का है कथक। विकल्प दे रहा है आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आंसर करके बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कथक के बारे में, तो कथक जो है आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश का। शास्त्रीय नृत्य भी आपका ये यहीं का है और इसी के साथ लोक नृत्य भी यहीं का कहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये है हमारा कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर असम की, तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो असम का है आपका सत्रिया। कौन सा है, सत्रिया। बात आती है अगर महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के अंदर आपका एक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, गुड़ी पड़वा है। और यही महाराष्ट्र में आपका एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, तारापुर। तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में ही महाराष्ट्र राज्य के अंदर आपका एक प्रकार का फूल है जिसका नाम है, क्या है, सहजन का फूल। आप सभी लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। तो सहजन का जो फूल है, इसकी सब्जी यही महाराष्ट्र के लोग खाना पसंद करते हैं। साथ में महाराष्ट्र के अंदर आपको वर्ली पेंटिंग देखने को मिलेगी, वर्ली जनजाति देखने को मिलेगी, वर्ली कला भी देखने को मिलेगी। तो ये सभी जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। विकल्प दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम या फिर केरल। आंसर करके बताइएगा सभी लोग कि आपका जो ओणम फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है, ओणम फेस्टिवल की। तो ओणम फेस्टिवल जहाँ मनाया जाता है वो राज्य है आपका केरल। तो आंसर यहाँ पर केरल करेक्ट हो जाएगा। साथ में कई साथियों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आपका ओणम जो है वो आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, पोंगल जो है वो आपका केरल से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है काफ़ी सारे लोगों के अंदर। तो एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि आपका जो ओणम है वो केरल का है। साथ में अगर हम लोग पोंगल की बात करते हैं, तो पोंगल कहाँ का है आपका, तो ये है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो इसको याद रखते हुए चलेंगे। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है दुर्गा पूजा। क्या नाम है इसका, दुर्गा पूजा है, जो कि बहुत ही बड़े स्तर पे आपकी इस पूजा का आयोजन किया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। बात आती है अगर नागालैंड की, तो नागालैंड के अंदर भी आपका एक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो ये नागालैंड के जो आदिवासी है ये यहाँ पर मनाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो इसको भी याद रखिएगा। बात आती है असम के अंदर, तो हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है आपका बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए चारों विकल्प आपके क्लियर हो गए। कितने सारे क्वेश्चन आपके बन गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। खाना बदोश चंगप्पा जनजाति कहाँ पाई जाती है। विकल्प दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। आंसर करके बताइएगा सभी लोग कि आपके जो खाना बदोश चंगप्पा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा लद्दाख। क्या बनेगा, लद्दाख बन जाएगा। और यही लद्दाख में बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। बात आती है जम्मू कश्मीर की,
तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी। एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी एक बकरवाल जनजाति है, जो कि वहाँ पर आपको बकरियां पालते हुए दिखाई देती है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर आपका एक प्रकार का फेस्टिवल भी होता है। वहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है मेला खीर भवानी। कौन सा? मेला खीर भवानी। तो ये मेला जो है आपको यहीं देखने को मिलेगा। साथ में ही अगर हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ही आपकी जो बकरियां होती हैं वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, और इन बकरियों के माध्यम से आपको पश्मीना शॉल जो होती है आपकी तैयार की जाती है, जिसको बनाने का समय कितना है अधिकतम, तो लगभग इसको शॉल को बनाने में 250 घंटे का वक्त लगता है, तब जाके आपकी ये शॉल तैयार हो पाती है। बात आती है अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें क्या याद रखना है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका एक घाटी प्रसिद्ध है जिसका नाम है पिन वैली घाटी। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप सभी लोगों को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल्दी से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक की आवश्यकता होती है, वह रोग कौन सा है? यानी कि प्रत्यक्ष नहीं, इसके अंदर आपको एक वाहक होता है, वो उसकी आवश्यकता पड़ती है। वो ऐसा रोग कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। चिकन पॉक्स होगा, मियादी बुखार होगा, रतौंधी होगी, या फिर आपका मलेरिया होगा। आंसर करके बताइएगा सभी लोग कि इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी संख्या को बढ़ाइए। अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी लोग अपनी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा एक रोग है जो कि जल जनित रोग है, और इसके अंदर प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट नहीं होता है, ये आपका वाहक के माध्यम से होता है। तो अब ये रोग कौन सा है? तो ये है हमारा मलेरिया रोग। कौन सा हो जाएगा? मलेरिया रोग हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेरिया के साथ साथ आपका जो डेंगू है, डेंगू के साथ आपका जो चिकनगुनिया है, तो ये सभी रोग जो हैं आपके, ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो इनको सभी को किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो वाहक है आपका, ये कौन है? ये है मच्छर। तो मच्छरों के द्वारा ये जो जल से फैलने वाले आपके रोग हैं, और इन्हीं सबको आप लोगों ने देखा भी होगा, एनसीईआरटी में दिया गया है आपका कि ये जितनी भी बीमारियां होती हैं जल जनित, इनके अगर प्रसार को आप लोगों को रोकना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? जैसे कि आपका मान लीजिए कहीं पे पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पर इनके अंडे जो होते हैं स्वच्छ पानी में बहुत ही जल्दी पनपने लगते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको कम करने के लिए वहाँ पर आपका मिट्टी का तेल वगैरह जो है डाला जाता है, ताकि उनकी संख्या जो है इंक्रीज़ ना हो सके और वहीं पे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं मच्छर के बारे में, तो देखिए जो आपका मलेरिया रोग है ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग था, और इसी रोग के अंदर आपके जो रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने 1902 में नोबेल प्राइज़ भी जीता था। इन्होंने क्या किया था कि मच्छरों के पेट के अंदर झांक करके इस मलेरिया रोग की पहचान करी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र मेखला चादर के कपड़े पहनती हैं? विकल्प दिए गए हैं। उड़ीसा होगा, असम होगा, त्रिपुरा होगा, या फिर आपका केरल होगा। आंसर करके बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और मैंने ये प्रश्न, क्या आप लोगों को जब भी विकल्प आते हैं हम आप लोगों को हमेशा डिस्कस करते हैं, तो आपको हो सकता है ये याद हो, क्योंकि मैंने कल की क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया था। तो मे भी आप सभी लोगों को आज याद होगा। तो जल्दी से आंसर करके बता दीजिए आप लोग कि किस राज्य की जो महिलाएं हैं वो आपका मेखला चादर पहनती हैं, जो कि वहाँ की एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हो जाएगा असम राज्य, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में कर सकते हैं? विकल्प क्या दिए गए हैं? कर्नाटक और उड़ीसा, दिल्ली और मिजोरम, मेघालय और सिक्किम, कश्मीर एवं केरल। आंसर करके बताइएगा कि कहाँ पर जो है आप यातायात के रूप में नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, और एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिए लोगों तक, ताकि सभी साथी जो हैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सही आंसर की, तो यहाँ पर कर्नाटक नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, दिल्ली और मिज़ोरम भी नहीं होगा, मेघालय और सिक्किम भी नहीं होगा। बचा क्या हमारा चौथा वाला, यानी कि कश्मीर, और इसी के साथ केरल में जो है वो नावों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कश्मीर में बात करते हैं तो कश्मीर वगैरह में आपको डोंगा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? डोंगा देखने को मिलती है। और केरल के अंदर आपका फेरी देखने को मिलती है। फेरी एक प्रकार की नाव होती है। फेरी के साथ आपको यहाँ पर वल्लम नाव जो है ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है, जो कि यातायात के रूप में वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और साथ में जो स्कूल आने जाने वाले बच्चे हैं वो भी इन नावों का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। अब यहाँ पर आपसे विश्व का सबसे छोटा पुष्प पूछा है। विकल्प क्या दिए गए हैं? वोल्फिया होगा, रेफ्लेशिया होगा, सिकोया होगा, या फिर आपका यूकेलिप्टस होगा। आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वोल्फिया होगा। वोल्फिया जो है आपका ये विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। क्या है? सबसे छोटा पुष्प है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेफ्लेशिया की, तो रेफ्लेशिया क्या है? तो ये है आपका विश्व का सबसे बड़ा फूल। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फूल है ये। तो इसको याद रखना होगा आप लोगों को। मान लीजिए अगर प्रश्न पूछेगा तो याद होना चाहिए। बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर सिकोया की, तो सिकोया क्या है? तो ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा, क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। बात आती है यहाँ पर यूकेलिप्टस की, तो यूकेलिप्टस को क्या बताया गया है? तो यूकेलिप्टस को बताया गया है कि किस पेड़ को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? आतंकवादी की संज्ञा जो है वो किस पेड़ को दी गई है। तो इसको भी याद रखना होगा। ये कौन है आपका? ये है यूकेलिप्टस। एक चीज़ आप लोगों ने और सुनी होगी जलकुंभी के बारे में। किसके बारे में? जलकुंभी के बारे में, जो कि आपको गांव वगैरह में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसे क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है बंगाल का आतंकवादी, या फिर बंगाल का आतंक। तो इसको भी याद रखना होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे लेंटाना पूछता है, क्या पूछता है? लेंटाना। तो ये लेंटाना क्या चीज़ है? तो लेंटाना जो है आपका ये एक प्रकार का सजावटी पौधा है। क्या है? सजावटी पौधा है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपके बन गए, तो इनको भी याद रखते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है, ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है। विकल्प दिए गए हैं महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, या फिर आपकी शरावती नदी। आंसर करिएगा सभी लोग, बताएंगे कि आपका जो ओंकारेश्वर बांध है यह कहाँ स्थित है। तो अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा बनेगा नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी। अब बात आती है कि जो आपकी नर्मदा नदी है ये किस पहाड़ी से निकलती है। तो देखिए आपकी एक तो नर्मदा नदी और दूसरी हो गई आपकी सोन नदी। तो ये जहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती हैं आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती हैं। तो इनका जो है उद्गम स्थल आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो यही नर्मदा नदी पर आपका एक जलप्रपात बना हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या है? धुआंधार जलप्रपात इसका नाम है। साथ में ही अगर हम लोग बात करते हैं आपका सोन नदी की, तो यही सोन नदी पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी? तो सोन नदी के अंदर भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बांध की, तो सोन नदी पे आपका कौन सा बांध बना हुआ है? तो यहाँ पर बना है आपका बाण सागर। कौन सा? बाण सागर आपका बांध जो है यहीं सोन नदी पर बना हुआ है। साथ में ही यहीं पर आपका एक चीज़ और देखने को मिलेगी, इंद्रपुरी बैराज। क्या चीज़?
इंद्रपुरी बैराज जो है यह भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। बात आती है यहाँ पर अगर शरावती नदी की, तो शरावती नदी कहाँ की है, तो यह है कर्नाटक राज्य की। और यहीं शरावती नदी पर आपका एक बांध देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है, जोग जलप्रपात। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कितने सारे प्रश्न जो है डिस्कस किए। बात आती है महानदी के बारे में, तो महानदी जो है इस पर कौन सा डैम बना हुआ है, तो इस पर बना हुआ है आपका कौन सा डैम बना है, क्या बोलते हैं उसको, महानदी पे हीराकुंड डैम। क्या बना हुआ है, हीराकुंड बांध जो है आपका यहीं पर बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा बांध है आपका महानदी का। तो इसको भी याद रखिएगा। इतने सारे प्रश्न हैं आपके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतम ओजोन रिक्तीकरण किस ध्रुव में देखा गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर इनमें से सभी। तो आंसर करके बताइएगा कि जो है सबसे ज़्यादा ओजोन का जो रिक्तीकरण है वो किस ध्रुव पर देखा गया है। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनेगा ये बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है भारत का। पन्नीर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। आंसर करके बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित कहाँ पर है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है सबसे ऊंचाई पर। बात आती है यहाँ पर बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पर है, ये है आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। बात आती है बुक्सा टाइगर रिजर्व की, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। बात आती है अगर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की, तो नामदफा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद कैसे करेंगे, जैसे अरुण हो गया तो अरुण किसी का नाम हो गया, तो यहाँ से नाम उठा लीजिए और यहाँ से अरुण याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अब एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो ये अभी आपका रिसेंटली में करंट का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर विकल्प आपके मंगल दिया गया है, बृहस्पति दिया गया है, इसी के साथ शनि दिया गया है, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जिस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वो हो गया है आपका बृहस्पति। कौन बन गया है आपका, बृहस्पति। अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रह की, तो इसके लगभग आपके उपग्रह हैं वो हो गए हैं अब 92। कितने उपग्रह हो गए हैं, 92 उपग्रह हो चुके हैं, जो कि वर्तमान में अभी आपका कल परसों में आपका करंट का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो है लगभग 12 ग्रह की जो है आप लोगों के अंदर खोज की गई है सौर मंडल के द्वारा। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर शनि की, तो शनि के पास कितने हैं, तो शनि के पास हैं 83 उपग्रह। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखते हुए चलिएगा। मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछा गया KVS में करंट के अंदर, तो इसको याद रखिएगा कि वर्तमान में बृहस्पति के पास 92 उपग्रह हैं। बात आती है मंगल की, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबोस हो गया और दूसरा आपका डिमोस हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। विकल्प दिए गए हैं राष्ट्रकूट वंश, काकतीय वंश, चोल वंश, या फिर आपका चालुक्य वंश। आंसर करिएगा जल्दी से कि आपका जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये किस वंश के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा ये बन जाएगा पहला वाला। कौन सा, पहला वाला, यानी कि राष्ट्रकूट वंश। बात आती है यहाँ पर काकतीय वंश की, तो काकतीय वंश ने क्या किया था, तो काकतीय वंश ने आपके गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चोल वंश की, यानी कि जो आपका चोल वंश
इसने क्या करवाया था, तो जो आपका चोल वंश था इसने तंजावुर, यानी कि तंजावुर आपका पड़ता कहाँ है, तो ये पड़ता आपका तमिलनाडु के अंदर। तो यहीं तमिलनाडु में चोल वंश के द्वारा आपका बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था यहाँ पर, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये यहाँ पर बनवाया गया था। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश ने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था, विरूपाक्ष जो आपका मंदिर है ये चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा इसे बनवाया गया था। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी कि जो आपका 0 डिग्री है इसको 2 बार काटती है। विकल्प दिए गए हैं कांगो नदी, मिसिसिपी नदी, नील नदी या फिर आपकी नाइजर नदी। आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि आपकी कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं लिम्पोपो नदी की, तो जो आपकी लिम्पोपो नदी है ये क्या करती है, तो ये करती है मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, मकर रेखा को जो है ये नदी 2 बार काट देती है। इसी के साथ आपकी एक माही नदी है, तो माही नदी क्या करती है, तो माही नदी जो है आपकी ये कर्क रेखा को काटती है 2 बार। क्या करती है, कर्क रेखा को ये काटती है 2 बार। साथ में ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपकी सोन नदी और इसी के साथ जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी के साथ आपकी जो बेतवा नदी है, ये आपकी कर्क रेखा को 1-1 बार काटती है। कितनी बार, 1 बार जो है तीनों नदियाँ काटती हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में है, देहरादून में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आंसर करके बताएंगे सभी लोग। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या बनेगा, और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या बनेगा, हमारा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये हमारा स्थित है देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून में स्थित है। तो आंसर यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है, जामदानी बुनाई का संबंध किस राज्य से है। महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, लखनऊ से है या फिर आपका यहाँ पर कर लीजिए पश्चिम बंगाल से। एक विकल्प आपका यहाँ रह गया है, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। अब आप लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका जो जामदानी बुनाई है इसका संबंध किस राज्य से है। तो सही आंसर आपका पश्चिम बंगाल ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ है। तो इसका आंसर जो है आपका पश्चिम बंगाल ही करेक्ट होगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर आपको वर्ली पेंटिंग देखने को मिलती है। बात आती है अगर यहाँ पर गुजरात के बारे में, तो गुजरात के अंदर हमें यहाँ पर क्या दिखता है, पटोला पेंटिंग। क्या दिखती है, पटोला पेंटिंग जो है हमें यहाँ पर दिखती है। बात आती है अगर लखनऊ की, तो लखनऊ के अंदर आपको चिकनकारी देखने को मिलती, क्या मिलती है, चिकनकारी जो है वो लखनऊ की है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग तेलंगाना की बात करते हैं, तो तेलंगाना के अंदर जो है आपको कलमकारी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है कि पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी कि उनका उत्सर्जन अंग जो है वो किस तरह का है। कह रहा है यूरिया होगा, ग्वानाइन होगा, अमोनिया होगा या फिर आपका यूरिक एसिड होगा। आंसर करके बताइएगा कि आपका जो पक्षी और सरीसृप वर्ग जंतु हैं इनके अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका यूरिक एसिड। क्या बनेगा, यूरिक एसिड। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं, तो आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, जैसे कि आपके जो पब्लिक टॉयलेट वगैरह होते हैं तो इनके बाहर एक प्रकार की गंध आती है, तो वो आपकी जब अमोनिया होती है उसी के कारण वो गंध जो है आप सभी लोगों को वहाँ पर आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। विकल्प दिए गए हैं अवसादी शैल में, आग्नेय चट्टान में, मिट्टी में या फिर इनमें से सभी। जीवाश्म की बात कर रहा है, यानी कि जो आपके मरे हुए जीव होते हैं वो आपके किस शैलों में पाए जाते हैं। आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी से।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा अवसादी सेल, यानी कि जो आपके जीवाश्म वगैरह होते हैं ये आपको अवसादी सेल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था। 1986 में आया था, 1973 में आया था, 1972 में आया था, या फिर आपका 1980 में आया था। आंसर करिएगा सभी लोग, और एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है, मेरा पढ़ाना अगर आप लोगों को समझ में आता है, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे थे, वन संरक्षण अधिनियम की। तो ये हमारा जिस वर्ष आया था वो था 1980 में आया था। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं 1986 की, तो इस टाइम पे क्या आया था, तो इस टाइम पे आपका आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। तो इसको याद रखिएगा। बात आती है अगर 1973 की, तो हम सभी लोगों को क्या पता है यहाँ पर कि 1973 में हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया था। क्या आया था, टाइगर प्रोजेक्ट आया था। बात करते हैं अगर हम लोग 1972 की, तो 1972 में क्या था, तो इस टाइम पे हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्या हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यहाँ पर लागू हुआ था। तो इसको याद रखते हुए चलेंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है, शांति घाटी आंदोलन किस नदी पर हुआ था। सोन नदी पे हुआ था, मांडवी नदी पे हुआ था, कुंती पुंज नदी पर हुआ था, या फिर आपका नर्मदा नदी पर हुआ था। आंसर करिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कुंती पुंज नदी। बात आती है अगर सोन नदी की, तो अभी मैंने आपको आगे भी बताया था कि आपकी सोन नदी का उद्गम कहाँ से है, तो इस नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी से, और यहीं से आपका जो है नर्मदा नदी का भी आपका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी से। और अगर हम लोग बात करते हैं मांडवी नदी की, तो मांडवी नदी आपकी कहाँ बहती है, तो ये बहती है आपकी गोवा राज्य में। और यही मांडवी नदी पर आपका एक जलप्रपात भी बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, दूध सागर जलप्रपात। क्या नाम है, दूध सागर जलप्रपात। तो इसको भी याद रखना होगा, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात आती है अगर नर्मदा नदी के बारे में, तो मैंने आपको बताया भी था कि नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और इसी नर्मदा नदी पर आपका धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और नर्मदा नदी के कारण ही आपका एक आंदोलन भी चलाया गया था, जिसका नाम क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था, नर्मदा बचाव आंदोलन ये चलाया गया था। और ये चलाया कब गया था, तो ये चलाया गया था आपका 1989 में। कब चलाया गया था, 1989 में ये आपका यहाँ पर चलाया गया था। तो इसका सन भी आप लोग याद रख लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप लोगों से सन पूछता है तो ये भी हमें याद होना चाहिए। और इसके अंदर शामिल कौन कौन थे, तो इसके अंदर बाबा आमटे, मेधा पाटेकर और इसी के साथ अरुंधति रॉय जो थी, ये सभी इस आंदोलन में शामिल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या कह रहा है, भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। एक तो राज्य की बात आती है और एक तो चावल के कटोरे की बात आती है। तो आप सभी लोग आंसर करके बता दीजिए कि भारत में चावल का कटोरा जो है वो किसे कहा जाता है। उड़ीसा को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, या फिर मेघालय को कहा जाता है। तो देखिए अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर केरल को टिक करेंगे। इसी के साथ में अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न में आपसे राज्य देकर के पूछा होता, तो राज्य अगर दिया होता तब हम लोग यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ पे जाते। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है आपका ये चावल का कटोरा कहलाता है। और मेघालय के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आपका वर्षा वगैरह होती है, जो कि मासिनराम स्थित है। यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको वर्षा वगैरह देखने को मिलती है। और मेघालय के अंदर आपको एक पौधा देखने को मिलता है जिसका नाम है घटपर्णी पौधा, या फिर इसे नेपेंथीज भी कहा जाता है, जो कि आपका मेघालय राज्य में भारत के अंदर दिखता है। और अगर हम बाहर की बात करते हैं तो ये आपका इंडोनेशिया, साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, जो कि अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए छोटे छोटे जीवों को, कीटों को फंसा करके खाता है, ताकि इसकी जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है। अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हृदय प्रभावित होता है, यकृत होता है, फेफड़े होते हैं, या फिर आपका पेट प्रभावित होता है। जल्दी से आंसर करिएगा सभी लोग इस प्रश्न का, और कोई भी साथी इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यकृत। अब अगर हम लोग यकृत की बात करते हैं तो यकृत को कहा क्या जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यकृत के अन्य नाम की, तो एक तो इसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसे जिगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिगर भी कहा जाता है। और एक चीज़ क्या कहा जाता है, इसे कलेजा भी कहा जाता है। नहीं, आप लोग बोलते होंगे ये तो मेरे कलेजे का टिकड़ा है या फिर कलेजे का टुकड़ा है, और ऐसे बोलते हैं जिगर का भी टुकड़ा है। तो इस तरह से जो है ये सब अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यकृत की, तो इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है यकृत के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देखते हुए चलते हैं। एक तो अगर हम लोग बात करते हैं यकृत की, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसको भी याद रखना होगा। क्या है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी क्या बात इसके बारे में याद रखनी होगी, तो दूसरी जो बात याद रखनी है, ये क्या करता है, तो ये करता है पित्त रस का निर्माण। क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। साथ में और क्या याद रखना है इसके बारे में, तो यही आपका यकृत जो है, इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो इसके अंदर देखिए, एक तो आपको वसा मिलेगी, वसा के साथ आपको यहाँ पर विटामिन मिलेगा, विटामिन के साथ आपको यहाँ पर आयरन भी देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या करता है, ये इन सभी को स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। साथ में ये ADE और इसी के साथ आपका जो विटामिन B12 है, इन सभी को ये स्टोर करके रखता है आपका यकृत। और एक चीज़ क्या याद रखनी होगी कि यकृत में ही आपका जो यूरिया का निर्माण है, ये किसके द्वारा होता है, तो आपकी जो ऑर्निथिन साइकिल होती है, इसके द्वारा यूरिया का निर्माण जो है आपके यकृत में होता है। साथ में ये क्या करता है, तो ये आपका ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। क्या करता है, जो आपकी ब्लड शुगर है इसको भी कंट्रोल करता है। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके यकृत के बारे में, है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, क्या कह रहा है कि रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है। कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है, या फिर आपका प्रोटीन है। आंसर करके बताइएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इंसुलिन की, तो हम सभी लोगों को पता है इंसुलिन की इंजेक्शन जो है ये आपकी शुगर हो जाती है, तो इन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ना ही ये विटामिन होता है, ना ही ये वसा होता है। ये होता क्या है, तो ये होता है हमारा प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 देखिए, कह रहा है कि मेढक को खाने वाला बाज क्या है। मेढक को खाने वाला बाज जो है आपका, ये किसके अंतर्गत आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, उत्पादक के अंतर्गत आएगा, या फिर ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। आंसर करिएगा सभी लोग। प्रश्न संख्या 24 के लिए बताएंगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत हमारा जो है बाज आता है। किसके अंतर्गत आता है, तृतीयक उपभोक्ता के अंदर। तो हम लोग देखते भी हैं कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। पहले की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहले नंबर पे आपके उत्पादक आते हैं, यानी कि जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, ये आपके पहले नंबर पे आते हैं। उसके बाद आपके जो घास खाने वाले जानवर या फिर जो जीव होते हैं, ये आपके द्वितीयक, ये आपके प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आपका जो द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, यानी कि जो घास खाने वाले जंतुओं को खा जाते हैं, वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके जो हैं ये तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, और यही तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आपका बाज वगैरह आता है।
तो इस तरह से जो है इनकी कुछ प्रोसेस चलती रहती है। तो इनको याद रखिएगा क्योंकि इनसे जो है वो इस तरह से प्रश्न पूछता है। मैंने आपको ऐसे रफली समझा दिया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? पठार का होगा, वन का होगा, समुद्र का होगा या फिर आपका पर्वत का होगा? आंसर करके बताइएगा जल्दी से। तो अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? समुद्र। क्या बन जाएगा? समुद्र। इसको याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा तो आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि मुख्यतः नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? और ये प्रश्न जो है आपका ये HW है, जैसे कि मैंने कल आपको दिया था। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? सिंचाई हेतु, बिजली बनाने के लिए, जैव विविधता बढ़ाने के लिए या फिर पहला और दूसरा विकल्प दोनों ही सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कल के क्वेश्चन का जिन साथियों ने आंसर दिया है वो इन लोगों ने दिया है। यहाँ पर देखिए कुछ साथियों ने यहाँ पर कमेंट दिया है कि मैम आपकी क्लास बहुत ही बेहतरीन और क्लियर लैंग्वेज में होती है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह है कौन? प्रतिमा यादव हैं। इसी के साथ अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो इन साथियों ने आंसर दिया है। एक है आपकी हेमंत कुमारी, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 का C हो जाएगा। तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया था। और इसी के साथ आपका लक्ष्मी सरोज ने दिया है और आरती वर्मा ने भी सही आंसर दिया है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।